नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आपका सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में। देश के कई हिस्से प्रचंड गर्मी से झुलस रहे हैं। आलम यह है कि कहीं कहीं पारा 46 डिग्री के पार तक चला गया है। दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी बुरी तरह सताएगी और 28 मई के बाद जाकर ही राहत मिलने की उम्मीद है। 29 और 30 मई को उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो इस वक्त देश के कई हिस्से गर्मी से बुरी तरह झुलस रहे हैं और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 28 मई के बाद भीषण गर्मी से राहत संभव है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग का है। 29 और 30 मई को आंधी और बारिश का भी अनुमान जताया गया है। तो फिलहाल अभी 3 दिनों तक गर्मी और झुलसाने वाली है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर पहुंच गया है। लिहाजा मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर दिल्ली में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हीट वेव यानी लू चलने के चलते अभी 2-3 दिन दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। तो अभी जो वेव चल रहा है वो पश्चिम से जो हवा आ रहा है, जो डेजर्ट एरिया है, राजस्थान इलाका है, उसी इलाका से हवा चल रहा है, वो लेके जा रहा है हाई टेम्परेचर। दिल्ली का जो रात को जो है 28 को टेम्परेचर, दिन का जो तापमान है 27 से 28 थोड़ा कम होगा। और 29 को जो है कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो रेन एक्सपेक्टेड है 29 को। काफ़ी जगह पर हो सकता है, पंजाब से लेकर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देन उत्तर राजस्थान को भी है। सो दिल्ली में भी बारिश का 29 को संभावना है, क्योंकि नीचे से मानसून भी आ रहा है केरल में। सो 29 तक जो है विंड का काफ़ी दिशा बदलने से, बारिश की वजह से काफ़ी टेम्परेचर रेस्पाइट जो है हीट वेव से कम होगा सारा भारत में। तो देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़े लोगों को बुरी तरह परेशान कर रहे हैं। कल से नौतपा भी शुरू हो चुका है, जिसके चलते गर्मी बढ़ती ही जा रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के 5 अलग हिस्सों की है जहां गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। आप दिल्ली, प्रयागराज, जैसलमेर, ग्वालियर और नागपुर की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां गर्मी सितम ढा रही है। दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर आसपास के जो राज्य हैं उनकी बात करें, लगातार जो गर्मी का कहर है वो जारी है। लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है और कितने दिनों तक इस परेशानी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने ये दावा किया है कि अगले 3 दिनों तक कोई राहत नहीं मिल सकता है, लेकिन लगता यही है कि आने वाले 10-15 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलेगा। आपको ध्यान होगा कि जब लॉकडाउन पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक जब सरकार ने पूरी टाइट सिक्योरिटी यहाँ कर रखा था, किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, तब दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो चुकी थी। अब कारखाने खुल चुके हैं, कारखाने खुले हैं, धुआं उसमें से जरूर निकल रहा है। गाड़ी जो है रोड सड़कों पर निकल चुकी है, उनसे अलग धुआं हो रहा है। ऑटो भी चलना शुरू हो चुका है। तो जो देश और जो हवा जो विक्षोभ का जो चल रहा है, तो जो रेट जो कहा गया अलग अलग जगहों पर, तो आने वाले दिनों में कोई राहत नहीं मिल सकता है। ये जरूर कहा गया है सरकार की तरफ से, और यूपी सरकार ने भी, गाजियाबाद प्रशासन और नोएडा प्रशासन ने जरूर कहा है कि अलग अलग थोड़ी दूरी पर हिस्से अलग अलग जगहों को चिन्हित करके वहां पर पियाव का जरूर इंतजाम यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने वाली है और ज्यादा गर्मी यहाँ पर होगी। राहत कहीं से भी मिलने का अनुमान यहाँ पर नहीं लग रहा, क्योंकि कोरोना वायरस के बीच में गर्मी आई है। अब गर्मी से कैसे निपटा जाए,
सरकार के पास भी सबसे अहम यहाँ समस्या ये है कि क्वारंटाइन सेंटर जो अलग अलग जगहों पर है, जहां पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जहां जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है, वहां पर कैसे इंतजाम वहां पर किया जाए, क्या कूलर का व्यवस्था किया जाए या पंखे का इंतजाम किया जाए, क्योंकि डॉक्टर की माने तो एसी में आप नहीं रह सकते हैं। तो भीषण गर्मी, जो कुछ मजदूर हैं जो कि दिल्ली सेक्टर वैशाली सेक्टर 3 के पास जो है एक मकान है, उसको वहां पर करीब 150 मजदूर को वहां पर रखा हुआ है, उनके भेजने के इंतजाम वहां पर किया हुआ है, तो वहां भी खासों दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार के पास सबसे अहम यहाँ पर चुनौती है कि कैसे इस गर्मी से भी बचा जाए और कोरोना वायरस से भी लोगों को बचाया जाए, लेकिन इस वायरस के बीच में जो है लोगों के सामने जो दिक्कत का जो सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जी पवन, आपकी क्या मौसम वैज्ञानिकों से किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? कितने दिनों तक और इस तरह की गर्मी रहने वाली है और कब तक राहत मिल जाएगी, क्या कहना है उनका? जी हाँ, बिल्कुल। वेदर एक्सपर्ट ज्योति सोनी से हमारी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी, मैं उनसे जानकारी इस बात में ले रहा था। उनका ये कहना था कि जो राजस्थान की जो हवा विक्षोभ है और इससे पहले जो उड़ीसा में जो आपने देखा होगा कि आंधी तूफान वहां पर जो आया था, उसका भी एक कारण यहाँ पर हो सकता है, तो बंगाल से भी कारण यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे अहम मार्ग जो है, क्योंकि दिल्ली जो है सेंटर पॉइंट दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली एनसीआर जब सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी जो है आने वाले दिनों में पड़ सकता है। 48 घंटे का भले ही अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन 30 तारीख तक का अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है और उस बारिश से कुछ राहत जरूर दिल्ली एनसीआर वालों को जरूर मिल सकता है। लेकिन जो लॉकडाउन के बाद जो राहत दिया गया, सबसे अहम बात यहाँ की जो राहत बहुत शुक्रिया पवन आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। उत्तर भारत में गर्मी का सितम तो पूर्वोत्तर में बारिश का कहर। असम के 4 जिलों के कई गांव तो बाढ़ की चपेट तक में आ चुके हैं। ग्वालपारा, लखीमपुर, शोणितपुर और दरंग जिले के 46 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तो भारी बारिश से असम के 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। 4 जिलों के 46 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और असम में बाढ़ से हजारों लोग इस वक्त प्रभावित हैं। तो एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ भारी बारिश। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर असम के ग्वालपारा और दूसरी गुवाहाटी की है, जहां भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दूसरी तस्वीर डिब्रूगढ़ की है, जहां बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी पानी से लबालब है। यहां बाढ़ जैसे हालात के बीच एक घोड़ा पानी में फंस गया, जिसे ग्रामीणों ने आवाज देकर उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। अपर असम रीजन में हजारों लोग इस वक्त प्रभावित हैं। मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह मनाएगी बीजेपी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर 30 मई को बीजेपी पूरे देश में अभियान चलाएगी। कोरोना महामारी के चलते हालांकि डिजिटल माध्यम से ही सरकार की उपलब्धियों को बीजेपी लोगों तक पहुंचाएगी। इसके तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फेसबुक लाइव के जरिए उद्बोधन होगा। तो मोदी सरकार की पहली 2.0 की पहली सालगिरह है, जिस पर डिजिटल माध्यम से पूरे देश में बीजेपी अभियान चलाने जा रही है और फेसबुक लाइव के जरिए बीजेपी अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे। वर्चुअल होगा जो भी सालगिरह मनाई जाएगी। 30 मई को डिजिटल माध्यम से ही बीजेपी अभियान चलाएगी। सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस बार डिजिटल तरीका अपनाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच कल शाम एक गुप्त बैठक हुई। शिवसेना सुप्रीमो के निवास मातोश्री पर हुई इस बैठक में संजय राउत भी मौजूद थे। लंबे समय के बाद एनसीपी प्रमुख के मातोश्री पहुंचने और उद्धव के साथ उनकी मीटिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार खतरे में है? क्या केंद्र कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है? ये तमाम सवाल जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच एक गुप्त बैठक हुई। कल शाम दोनों नेताओं के बीच ये बैठक हुई है और इस बैठक में संजय राउत भी मौजूद थे। और हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, इस बैठक के क्या मायने निकाले जाए, ये गुप्त बैठक जो कल हुई है?
देखिए, कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में राजनीति पिछले कुछ दिनों से गरमाई हुई दिख रही है। मैं पिछले 3-4 दिन पीछे जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के जो महामहिम राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उनके घर पहले संजय राउत उनके घर जाते हैं राजभवन उनसे मिलने के लिए, फिर शरद पवार जाते हैं और फिर नारायण राणे जाते हैं और उसके बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मातोश्री में बैठक के लिए हाजिरी लगाते हैं। शरद पवार जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उसमें सत्ता का संघर्ष 36 दिन तक चला था, तब एक बार भी शरद पवार मातोश्री नहीं गए थे, लेकिन इस बार शरद पवार मातोश्री गए। हालांकि सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार हाल फिलहाल में कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। कल नारायण राणे जो राज्यसभा के सांसद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और ये मांग की कि राज्य में कोरोना की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। ऐसे में जो महाराष्ट्र सरकार है उसे बर्खास्त करके यह राष्ट्रपति शासन लगाना काफी जरूरी है, तभी जाकर लोगों में राहत मिलेगी। अब शरद पवार बैठक में जाते हैं तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या खतरा है महाविकास आघाड़ी सरकार को। ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब भी आना बाकी है। फिलहाल इस बैठक के बारे में न कि एनसीपी के तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, न कि शिवसेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। इन दोनों नेताओं के साथ महाविकास आघाड़ी के जो संकट मोचक के रूप में जो सामने आते हैं संजय राउत, वो भी इस बैठक में शामिल थे और ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है और करीब 1 घंटे ये बैठक मातोश्री में चली है। देखिए, जब सरकार को लेकर कोई फैसला करना होता है तो कभी कभार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठ के यहाँ पर चर्चा करते हैं और वो बैठक सबके सामने होती है। उसके दूसरे भी सत्ता के पार्टनर यानी कांग्रेस के नेता भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन कल देर शाम को जो बैठक हुई है उसमें कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जो सत्ता का संघर्ष है या फिर कह सकते हैं कि आने वाला संकट है, इस पर कोई जरूर बात हुई होगी। जी, बहुत शुक्रिया विनोद आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और लॉकडाउन के बीच बिहार के 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। आज दोपहर 12:30 बजे बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड 10वीं के नतीजे घोषित करेगा। लॉकडाउन की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं होगा, नतीजे ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। आप रिजल्ट www.onlinebseb.in और www.biharboardonline.com पर देख सकते हैं। इस साल बिहार में 15,29,000 बच्चों ने 10वीं बोर्ड के पेपर दिए हैं। तो आज 12:30 बजे ऑनलाइन ही मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। लॉकडाउन में बच्चों के लिए ये एक अच्छी खबर है। आज बच्चों के भविष्य का फैसला होगा। 15,29,000 बच्चों के लिए ये अच्छी खबर, जिन्होंने 10वीं की परीक्षा दी थी। आज दोपहर 12:30 बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे।